गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे गृह प्रबंध का महत्व। कल हमने समझा था गृह प्रबंध कहते कैसे हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। गृह प्रबंध का महत्व ऐसे जाना जा सकता है कि जब हम महत्व की बात करते हैं तो ये एक वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है, जिसमें कि परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत और सामूहिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, उत्प्रेषण और विश्लेषण करने की आवश्यकता हमें पड़ती है। पहले क्या होता था कि घर बहुत साधारण प्रकार से चलते थे तो अधिक व्यवस्थाओं की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन आज के जटिल समय में गृह प्रबंध की बहुत महत्ता है, क्योंकि परिवार की उन्नति और विकास इसी बात पर निर्भर है कि घर की व्यवस्थाएं किस प्रकार से की जाएं। यदि कुशल और अच्छा नेतृत्व हमें मिलता है तो उससे हम कुशल गृह प्रबंध कर सकते हैं। कुशल गृह प्रबंध से समस्त सदस्यों की कार्यक्षमता का पता चलता है, नैतिक आचरण का पता चलता है, कुशलता कितनी है, प्रत्येक व्यक्ति में कितना कौशल है, वो कितने स्वस्थ हैं, मानसिक चिंतन कैसा है, इन सब बातों पर भी हमारा अच्छा प्रबंधन निर्भर करता है। जब हम गृह प्रबंध की बात करते हैं तो जो मुखिया होता है घर का, वह कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सहनशील, क्रियाशील, किस प्रकार से वह परिवार में समरसता और एकता बनाए रखता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो महत्व बहुत ज़्यादा है गृह प्रबंध का। यदि गृह प्रबंधक या घर का जो मुखिया है वह अच्छी प्रकार से प्रबंध करे तो वह घर के समस्त सदस्यों की अपनी योग्यताएं, रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि प्रबंधन करता है तो वह अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन में ये देखा जाता है कि परिवार में सभी सदस्य बराबर का योगदान देते हैं। सभी सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है कि परिवार का संचालन किस प्रकार से हो और उनकी सुविधाओं का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए। और जितना अच्छा घर के मुखिया का प्रबंधन होता है उतना ही परिवार विकास करता है, और परिवार विकास करता है तो समाज तो स्वाभाविक रूप से विकास करता ही करता है। हम जैसे देश में रह रहे हैं जो कि विकासशील देश है, यहाँ प्राकृतिक संपदा और मानव शक्तियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा देश गरीब है, अशिक्षित है, निर्धन है, हमें इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। कहीं पर अत्यधिक मौसम की मार है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों से भी परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर इसका प्रभाव आता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे परिवार में जितने भी समस्त साधन हैं उनका समुचित प्रयोग हो। समुचित से अर्थ है कि कोई भी साधन हमारा वेस्ट नहीं जाए। परिवार के समुचित साधनों का प्रयोग हो तो जिससे कि हम अच्छा गृह प्रबंध कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह जानना ज़रूरी है कि कितनी मात्रा में हमारे पास संसाधन है, कितने सदस्य हैं, कौन सा संसाधन कौन सा व्यक्ति दे सकता है। जब हम व्यक्तिगत संसाधन की बात करते हैं तो परिवार का हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ परिवार के काम में योगदान कर सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम रूढ़िवादिता के कारण अपने परिवार के सदस्यों की योग्यताओं को काम में नहीं ले पाते। जैसे परिवार कहते हैं हम बेटी की कमाई नहीं खाएंगे ये बहुत गलत विचार है। अगर लड़की कुछ अर्न करने के योग्य है तो चलो आपको नहीं खाना मत खाएं, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए तो कुछ कमा के ला सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परिवार के समस्त सदस्यों की योग्यताओं को महत्व देते हुए हम इस बात पर ध्यान दें कि प्रत्येक साधन बहुमूल्य है, उसका वेस्ट होना किसी भी कारण से अच्छे प्रबंधन की विशेषता नहीं मानी जाती। तो महत्व क्या है, परिवार के सदस्य जितने भी हैं उनके संसाधनों को पहचानो, उनको काम में लो, उनको वेस्ट नहीं जाने देना है। यही एक अच्छा गृह प्रबंध है। तो अब हम बात करेंगे गृह प्रबंध के उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम मैनेजमेंट। गृह प्रबंध का मूल उद्देश्य क्या है कि जितने भी उपलब्ध पारिवारिक साधन हैं उनसे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना। ये एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें हम परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समस्त संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी गृह प्रबंध की पालना करें। तो सबसे पहला उद्देश्य है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। परिवार में हर अवस्था का व्यक्ति होता है, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक युवा व्यक्ति भी है,
फिर गर्भावस्था भी आती है परिवार में, वृद्धावस्था भी आती है, रोगावस्था भी आती है। विभिन्न अवस्थाओं से परिवार गुजरता है विभिन्न जीवन चक्रों में। तो प्रत्येक अवस्था का व्यक्ति हमारे परिवार में होता है और हर एक की आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। उन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना परिवार का दायित्व है। फिर हमारे पास अलग अलग आवश्यकताओं की ज़रूरत है। परिवार के कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, कोई बीमार है उसे दवाई चाहिए, कोई आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता है उसे फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए, कोई कमज़ोर बहुत है उसे अच्छा पौष्टिक भोजन चाहिए, जैसे कोई बीमारी से उठा है तो उसे अच्छा पौष्टिक भोजन देना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से परिवार की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। सर्वप्रथम आती है परिवार को अच्छे भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराना, जिसमें संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। समस्त पोषक तत्व हों ऐसा भोजन उपलब्ध कराना। परिवार के समस्त सदस्यों को वस्त्रों की उपयोगिता होती है तो उनको वस्त्र उपलब्ध कराना। समय समय पर भोजन सामग्री जो संग्रहित करनी होती है वह भी परिवार की आवश्यकता होती है। भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का प्रयोग करना, भोजन परोसने को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना, वस्त्र उपयोगी रेशों की जानकारी होना, मौसम के अनुकूल वस्त्रों का चयन होना, मकान हवादार रोशनीदार और पर्याप्त स्थान हो मकान में सबका रहने का, वो भी है। परिवार में समय समय पर आने वाले तीज त्यौहार और शादी ब्याह और इन सब की आवश्यकताओं की भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अलावा हमारे सामाजिक और धार्मिक जो काम होते हैं हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो परिवार की ये विभिन्न आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए गृह प्रबंधक इन सब के लिए काम करता है। फिर दूसरा पॉइंट है सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रत्येक परिवार की एक सीमित आय होती है। जैसे कि मान ले घर का मुखिया 1000 रुपये कमाता है, घर का कोई दूसरा सदस्य वो 500 रुपये कमाता है, एक व्यक्ति 700 रुपये कमाता है। हमने कोई फिक्स डिपॉजिट कर रखा है उसका ब्याज आता है, यदि हमने मकान में कमरा किराए पे दे रखा है तो वो किराए से पैसा आता है। यानी परिवार की एक सीमित आय है, लेकिन आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। हर सदस्य की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन हमें प्रायोरिटी तय करनी है कि परिवार की महती आवश्यकता क्या है और वह क्या हो सकती है और परिवार के सदस्यों को कैसे हम उसमें सहायता कर सकते हैं। जब हमारी आय 1000 है तो हमारे खर्चे 1000 के अंदर ही होने चाहिए। उससे ऊपर यदि जाते हैं तो वह गृह प्रबंध अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और सीमित आय से करना, ये अच्छे गृह प्रबंध का एक पार्ट कहलाता है। तीसरा पॉइंट है गृह कार्यों की कुशलतापूर्वक संपन्न करना। अब जैसे कुछ औरतों का आपने सुना होगा कि वो कहती है हमारा 12 बजे तक काम नहीं निपटा, हमारा 2 बजे तक काम खत्म नहीं हुआ। ऐसा वो क्या कर रही थी कि उनका काम क्यों नहीं निपटा? तो कहीं ना कहीं गृह प्रबंध में कमजोरी है। कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न करने के लिए हमें यह ज़रूरी है कि हम कुशलता बढ़ाने वाले ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें जो हमारी कुशलता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर मिक्सी, कुकर, गैस, स्टैंडिंग किचन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाती हैं। कुशलता को संपन्न करने के लिए हमें दक्षता भी आनी चाहिए, हमें उन चीज़ों पे काम करना भी आनी चाहिए। यदि हम दक्षतापूर्वक कार्य करते हैं तो वह हमारे काम समय पर और निर्धारित अवधि में पूरे हो जाते हैं। फिर चौथा पॉइंट है पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। परिवार का लेवल एक डेफिनेट होता है, उस स्तर को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। जो हमें परिवार से मिला है हमें उसको नीचे नहीं गिराना है, हमें उसको ऊपर उठाना है। रहन सहन का स्तर बनाए रखना आवश्यक है। फिर पांचवा पॉइंट है पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना। यानी घर में सफाइयाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। घर में हम कितना भी काम कर लें लेकिन हमारे लिए सफाई भी बहुत ज़रूरी है। समय समय पर हम ये सफाई का ध्यान रखें, हमारे घर की कार्यकुशलता, क्षमता और सौहार्द भी बढ़ता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इसलिए हमें इन 5 पॉइंट पे ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे गृह प्रबंध के। थैंक यू।